आज से हम एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो रेगनर फ्रिक्स एक इकोनॉमिक्स था जिसने इकोनॉमिक्स के दो पार्ट किए थे, एक माइक्रो लेवल और एक मैक्रो लेवल। दो वर्ड यूज किए थे, माइक्रो और मैक्रो। आज हमारी स्टडी रहेगी बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है। मैक्रोस जिसका मीनिंग होता है बेटा लार्ज, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा लार्ज। तो पहला वर्ड द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज। मैक्रो इट मीन्स लार्ज। अगर सिंपल में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल लेवल की स्टडी करती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज लेवल की स्टडी करती है। यानी जंगल के किसी एक पेड़, एक ट्री की स्टडी अगर हम करें तो वो माइक्रो है, लेकिन ऑल ओवर जंगल की स्टडी कर लें तो वो क्या बेटा मैक्रो है। अगर एलिफेंट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी अगर हम करें तो वो क्या बेटा माइक्रो है, लेकिन ऑल ओवर एलिफेंट की स्टडी कर लें तो वो क्या बेटा मैक्रो लेवल है। तो बेटा फर्स्ट वर्ड है द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज। इट मीन्स होता है लार्ज, जिसकी लार्ज स्टडी की जाती है। यानी एक इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट की स्टडी न करके होल इकोनॉमी, इतनी बड़ी पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी की अगर हम स्टडी जिसमें करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द एग्रीगेट एंड एवरेज, एग्रीगेट एंड द एवरेज रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी अगर हम उसमें करते हैं तो फर्स्ट वर्ड याद रखें कि मैक्रो डिराइव्ड ग्रीक वर्ड क्या बेटा मैक्रोस। इट मीन्स क्या होता है बेटा लार्ज। सेकंड वर्ड ध्यान दें, मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करती है किसकी एग्रीगेट एंड एवरेज, एग्रीगेट और एवरेज रिलेटेड टू होल इकोनॉमी। सारी इकोनॉमी की स्टडी जिसमें की जाती है सच एज एग्रीगेट डिमांड, यानी इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो है, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो लेवल है, एग्रीगेट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो लेवल है, एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो लेवल है। नेशनल इनकम आपकी पर्टिकुलर इनकम इंडिविजुअल इनकम माइक्रो लेवल की है, जबकि नेशनल इनकम अपनी पूरी इकोनॉमी की इनकम, नेशनल इनकम किसका पार्ट है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट्स क्या है। इस तरह से हम मैक्रो इकोनॉमी में किस किस की स्टडी करते हैं बेटा, स्टडी करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ होल इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम है, उन होल इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड स्टडी करता है। तो मैंने लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द मैक्रो लेवल, एट द मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। पूरी इकोनॉमी की जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी स्टडी कौन करता है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट्स, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, यानी प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, पूरी इकोनॉमी को डेवलप कैसे किया जाएगा, एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री में करेंसी को एक्सचेंज करना होता है, ऐसे कोई किस तरह से रेट डिटरमाइन की जाएगी। इसी तरह से बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, ऑल ओवर इकोनॉमिक जितना भी ट्रांजैक्शन, उसकी स्टडी कैसे की जाएगी, वो सारी स्टडी किस में करते हैं अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो लास्ट एंड फाइनल वे में हम बोलें कि रेगनर फिश ने दो वर्ड यूज़ किए थे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में गया, मैक्रो वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स में गया। मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज। मैक्रो इस मीन्स होता है लार्ज, इट मीन्स क्या होता है लार्ज, यानी ऑल ओवर इकोनॉमी की एग्रीगेट स्टडी कर ले अपन तो वो क्या होगी बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द एग्रीगेट एंड एवरेज रिलेटेड टू होल इकोनॉमी सच एज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल एम्प्लॉयमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम
मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द मैक्रो लेवल और एट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एज ए होल। वो कौन कौन सी हो सकती है बेटा? प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और डिप्लेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट की स्टडी करते थे। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट में एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में एग्रीगेट कौन कौन से हैं? एग्रीगेट्स है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम और जनरल प्राइस लेवल। यानी ऑल ओवर अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में ये सारे एग्रीगेट्स हैं जिसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल पब्लिक इन इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी में जितने भी पब्लिक है वो टोटल जितना भी गुड्स और सर्विस पर एक्सपेंडिचर कर रही है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में जितना भी खर्चा करती है, जितना भी एक्सपेंडिचर करती है, उन सबको हम किस में देते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड में। तो मैंने लिखा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में गुड्स और सर्विस पर जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड। इसी तरह से सेकंड पॉइंट हम लें एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मीन्स होता है बेटा कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल में जितना कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सबको किस में डालते हैं बेटा? एग्रीगेट सप्लाई में। तो एग्रीगेट सप्लाई मीन्स क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ a year, during a period of an accounting year। तो एग्रीगेट सप्लाई। अब हम लेते हैं बेटा एग्रीगेट कंजप्शन। क्या होता है कि ऑल कंजप्शंस, गुड्स और सर्विस का जितना भी कंजप्शन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबको किस में लेते हैं बेटा? एग्रीगेट कंजप्शन में। तो लिखा हुआ है कंजप्शंस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कंजप्शंस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए 1 ईयर इन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितना भी कुछ खर्चा हो रहा है वो सब किस में जाएगा बेटा? एग्रीगेट कंजप्शन में। इसी तरह से एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल को परचेज करेगा, मशीनरी परचेज करेगा, तो चेंज इन स्टॉक यानी इन्वेंट्री, स्टॉक में जितना भी परिवर्तन आएगा, चेंज होगा, वो सब किस में जाएगा बेटा? आपका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट में। तो एक्सपेंडिचर बाय ऑल प्रोड्यूसर्स, एक्सपेंडिचर बाय ऑल प्रोड्यूसर इन the economy on the purchase of such goods which added their stock of capital। बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, परचेज ऑफ सच गुड्स विच एडेड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जो कुछ भी गुड्स और सर्विस, गुड्स कैपिटल जितना भी परचेज करेंगे, स्टॉक में जितना भी चेंज आएगा, वो सब क्या है बेटा? अपना एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। अब लेते हैं बेटा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि अपने जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, अपने देश की जो सीमा है, उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो सब क्या कहलाएगी बेटा? डोमेस्टिक इनकम। यानी इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितनी भी इनकम अपने डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है, वो सब किस में जाती है बेटा? डोमेस्टिक इनकम में। और इसी तरह से जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है कि स्पेसिफिक ईयर में गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइस होती है, जनरल प्राइस होती है, तो लिखा इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इंडेक्स नंबर यानी जनरल इंडेक्स जो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है, प्राइस लेवल, उसको 100 मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 105 हो गया, यानी 5% प्राइसेस में क्या हुई? इंक्रीजिंग हुई है। तो जो इंडेक्स ऑफ प्राइस है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं, यानी इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक ड्यूरिंग द ईयर। इस तरह से हमारे पास में एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हैं? एग्रीगेट डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर।
पीरियड ऑफ 1 ईयर। एग्रीगेट कंजप्शन क्या बेटा? कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जितना भी कंजप्शन। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कितना क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाय ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स विच एडेड देयर स्टॉक। अपने स्टॉक में, स्टॉक ऑफ कैपिटल में जितना भी ऐड होता है ड्यूरिंग द ईयर में, एक साल में। इसी तरह से डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए अकाउंटिंग ईयर। और लास्ट एंड फाइनल जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? इंडेक्स ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह से अपने पास में एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कुल 6 थे। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इनकम और जनरल प्राइस लेवल। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगली स्टडी करते हैं स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो बेटा स्टॉक वर्ड इज रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिए बेटा, स्टॉक किससे रिलेटेड होता है? पॉइंट ऑफ टाइम से। यानी वो सारे वेरिएबल, वो इकोनॉमिक वेरिएबल जिनकी स्टडी हम पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टॉक बोलेंगे। और वो इकोनॉमिक वेरिएबल, दोज इकोनॉमिक वेरिएबल जिनकी स्टडी हम पीरियड ऑफ टाइम पर करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो स्टॉक मीन्स क्या होता है? दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल। स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल की क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जिनकी स्टडी हम, वो इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको हम मेजरमेंट करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक। लेकिन फ्लो क्या होता है कि स्टॉक में एक ही डिफरेंस है, इसकी स्टडी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं और फ्लो है उसकी स्टडी हम पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। तो लिखा हुआ है फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल, फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो वे इकोनॉमिक वेरिएबल जिनकी स्टडी हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और जिनकी स्टडी हम पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। ये मीनिंग है। स्टॉक इज नो टाइम डायमेंशन, यानी स्टॉक में टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फ्लो जो है, फ्लो इज टाइम डायमेंशन। स्टॉक टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं होता, नॉट रिलेटेड टू टाइम। लेकिन फ्लो कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम से रिलेटेड होता है। इसी तरह से हम बात करें बेटा, स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा बूंद बूंद से मिलकर झरना बना है। हम हमेशा एक झरने को अगर देखते हैं तो हमेशा हमें एक जैसा दिखता है, वो कॉन्स्टेंट है। फ्लो उसमें बह तो रहा है लेकिन हमेशा एक जैसा दिखता है, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो जो है, फ्लो में हमेशा चेंज है। यानी मैं कहूं कि अगर पॉपुलेशन में पर ईयर 2% की इंक्रीजिंग हो रही है, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं कहूं पॉपुलेशन में कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% की इंक्रीजिंग, कभी 2% की डिक्रीजिंग, चेंज होता रहता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। तो लास्ट और फाइनल में हम बात करें, स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन और स्टॉक इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन फ्लो की अगर बात करें तो फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, सच एज ए, कैसे? टाइम में क्या? पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, पर डे। तो फ्लो एज ए टाइम डायमेंशन, सच एज ए पर ईयर हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर मंथ हो सकता है। इसी तरह से हम बात करें, इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अब एग्जांपल की अगर बात करें, मनी सप्लाई, एक बार जो बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सप्लाई कर दी, वो स्टॉक हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं है। मनी सप्लाई, नेशनल वेल्थ, अपने कंट्री की, अपने नेशनल की जितनी भी वेल्थ है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, यानी चावल जितने आपने स्टोर कर रखे अपने पास से पड़े, वो सब क्या है बेटा? किसके हैं बेटा?
स्टॉक है। इसलिए वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक, पानी का एक टैंक है, उसमें जितना पानी भरा हुआ है जिसमें अब कोई चेंज नहीं है, वो स्टैटिक है, नो चेंज, तो वो क्या है बेटा आपका, क्या कहलाएगा बेटा, स्टोक। लेकिन फ्लो देखिए बेटा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम कंजप्शन कर रहे हैं, पर ईयर कर सकते हैं, पर वीक कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं। वाटर इन ए रिवर, रिवर के अंदर पानी जो है वो हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा, फ्लो कॉन्सेप्ट रहेगा। नेशनल इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड, नेशनल इनकम की काउंटिंग कब होती है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में जितनी इनकम जनरेट हुई वो नेशनल इनकम। क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस, चावल जितने पैदा हो रहे हैं वो सारे। तो इस तरह से अगर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं कि एक टैंक है, एक पानी का एक टैंक है, ठीक है, और एक नल के द्वारा मैं 2 घंटे तक उसमें पानी भर रहा हूं। नल 2 घंटे चल रहा है, यानी पानी आ रहा है तो पानी भर रहा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फ्लो। लेकिन जितना पानी भर चुका है 2 घंटे में, वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा, स्टॉक हो जाएगा। यानी यूं भी बात कर सके अपन, एक कंपनी जो है एक साल में जितना इन्वेस्टमेंट करती है, जितने पैसे लगाती रहती है, वो क्या होगा, फ्लो। और जितना कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, जितना कैपिटल बन गई अपने पास में, वो क्या हो गया बेटा, स्टॉक। तो इस तरह से हम स्टॉक और फ्लो को फाइनल में देखते हैं। स्टॉक मींस दैट क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जबकि फ्लो क्या है, फ्लो इज ए क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट ए ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो हैज टाइम डायमेंशन और सच एज ए पर ईयर, पर मंथ, पर वीक, और इट इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। इसके एग्जांपल्स मैंने लिए हैं बेटा, मनी सप्लाई, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ राइस स्टोर्ड, वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक, इधर लिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वाटर इन ए रिवर, नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ राइस प्रोड्यूस, और बहुत सारे अभी मैं एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा, उसको हम नॉलेज करेंगे कि कौन स्टॉक में जाएगा और कौन फ्लो में जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं कि इनमें से कौन स्टॉक और कौन क्या बेटा फ्लो है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं आपको, किस पे चूज कीजिए कि कौन सा स्टॉक और कौन सा क्या बेटा फ्लो है। तो फर्स्ट हम लेते हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। यानी भिलवाड़ा से जयपुर की डिस्टेंस 300 किलोमीटर यानी फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, स्टॉक। डिस्टेंस क्या होगा, स्टॉक। अगर इसी को ले वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है उसकी चलन वेग क्या होता है, यानी यहां से यहां तक चलना कितना चला, तो ये रिलेटेड है पीरियड ऑफ टाइम से, ये रिलेटेड है किससे बेटा, वेलोसिटी पीरियड ऑफ टाइम से। इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से वाटर इन ए टैंक, एक टैंक में पानी भरा हुआ फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या होगा बेटा, स्टॉक होगा। इसी तरह से वाटर इन ए रिवर, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती रहती है, चेंज होता रहता है, इसलिए ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की क्वांटिटी ऑल ओवर इंडिया की बात करें, मनी की क्वांटिटी हमेशा क्या होती है बेटा, फिक्स होती कि इतनी क्वांटिटी है मनी की। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका बेटा, बोलो बेटा, स्टॉक। लेकिन इसी तरह से एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, यानी मनी की वो पार्ट जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये रिलेटेड है किससे बेटा, पीरियड ऑफ टाइम से। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा आपका, फ्लो कॉन्सेप्ट। इसी तरह से कैपिटल, हमने इतनी कैपिटल लगाकर अब बिजनेस शुरू किया, यानी वो फिक्स हो गया, ये रिलेटेड है किससे बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम से, और पॉइंट ऑफ टाइम से है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा आपका, स्टॉक। लेकिन मैंने कहा कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल में चेंज हो रहा है, एक साल में हमने कुछ नए कैपिटल परचेज की, तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर आ जाता है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटेड है किससे बेटा, पीरियड ऑफ टाइम से। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, एक कंट्री में मनी की सप्लाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी की सप्लाई जितनी कर दी उसमें किसी तरह से कोई चेंज नहीं, हाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन मनी की सप्लाई में कोई चेंज नहीं, इसलिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, स्टॉक, क्योंकि रिलेटेड है पॉइंट ऑफ टाइम से। लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई इन ए कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी की सप्लाई में थोड़ा कुछ चेंज किया, न्यू करेंसी को इश्यू किया, कुछ करेंसी को डिस्ट्रॉय किया, तो चेंज कर रहा है, इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट आएगा। इसी तरह से बेटा अपनी जो वेल्थ है, वेल्थ में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट यानी वेल्थ का वो पार्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोडक्शन के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट एक तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फ्लो। इसी तरह से क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की क्वांटिटी मैंने रिपीट हो गया ये, तो ये भी एक तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कंजप्शन, हमने उसका उससे जो मनी थी उसका या हमारे पास जितनी इनकम थी उससे हमने कुछ एक्सपेंडिचर किया, कंजप्शन किया। कंजप्शन कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, बोलो फ्लो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। द अमाउंट ऑफ वीट स्टोर, यानी वीट को हमने स्टोर कर रखा है, स्टोर कर रखा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, स्टॉक का कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि स्टोर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इनकम कब है, कितनी, क्या है, कौन सी पीरियड की, यानी इनकम में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेटा, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। इसी तरह से बेटा वाटर इन ए रिजर्वर, वाटर को हमने रिजर्व कर रखा है, टैंक बना रखा है, रिजर्व कर रखा है, इसका मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, स्टॉक का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से वाटर इन ए रिवर, रिवर के अंदर है, इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हम और बात करें बेटा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और लेकर चलते हैं। मैंने कहा प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द ईयर ऑफ 2020, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द ईयर ऑफ 2020 2020 में राइस का प्रोडक्शन हुआ, यानी पूरा एकेडमिक ईयर है, पूरा अकाउंटिंग ईयर, ये फिक्स टाइम नहीं है अपने पास में, इसलिए कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, फ्लो का कॉन्सेप्ट। लेकिन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल 2020 को पॉपुलेशन, यानी रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम 1 अप्रैल, इसका मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, बोलो स्टॉक का कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरह से नेशनल वेल्थ ऑफ ए कंट्री, अपने राष्ट्र की वेल्थ, अपनी कंट्री की वेल्थ वो फिक्स है, उस पर कोई चेंजेस नहीं है, यानी रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम, इसका मतलब ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है बेटा, और स्टैटिक कॉन्सेप्ट होने के कारण इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टॉक बोलेंगे। इसी तरह से नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, कंट्री की नेशनल इनकम, ये रिलेटेड है पीरियड ऑफ टाइम, अकाउंटिंग ईयर से, एक साल में जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो सब अपनी क्या होती है, नेशनल इनकम, इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, फ्लो का कॉन्सेप्ट होगा। और इसी तरह से इन्वेंट्रीज ऑफ द फर्म, ऑफ ए फर्म, फर्म की इन्वेंट्री जितनी भी है वो भी एक कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्टॉक। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्वेंट्री हमने जितनी लगाई है। इस तरह से हम बात करें, डिस्टेंस स्टॉक है, वाटर इन टैंक स्टॉक है, क्वांटिटी ऑफ मनी स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक है, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री स्टॉक है, वेल्थ स्टॉक है, क्वांटिटी ऑफ मनी स्टॉक है, द अमाउंट ऑफ वीट स्टोर्ड स्टॉक है, वाटर इन ए रिजर्वर वो स्टॉक है। लेकिन वेलोसिटी, वाटर इन ए रिवर, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन, चेंजिंग मनी सप्लाई इन कंट्री, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इनकम, वाटर इन ए रिवर, ये सब क्या फ्लो कॉन्सेप्ट है। पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए थे उसमें प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ईयर 2020 में राइस का प्रोडक्शन एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के दिन है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, स्टॉक का कॉन्सेप्ट। नेशनल वेल्थ ऑफ ए कंट्री, वेल्थ वो रिलेटेड है पॉइंट ऑफ टाइम से, इसलिए ये क्या होगा, स्टॉक होगा। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, इसलिए रिलेटेड हो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर से, एक अकाउंटिंग ईयर से, एक साल में जितनी इनकम जनरेट हुई वो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट। और इन्वेंट्रीज ऑफ फर्म, फर्म की जितनी भी इन्वेंट्री है वो एक तरह से क्या बेटा, स्टॉक है।